हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा का इंट्रोडक्शन। प्लेसेंटा क्या है? एक तरीके का अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अतिरिक्त भ्रूणीय जो झिल्लियां होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, वही आगे जाके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। इसके बेसिस पे मैंने आपको दो तरह की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थी, जिनका प्रेजेंटेशन में जो पार्टिसिपेशन होता है वो ज्यादा होता है, उसके बेसिस पे हमने दो पार्ट इसके पढ़े थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग जो प्राणी होते हैं, अलग अलग प्राणी जीव में किस तरह से प्लेसेंटा का निर्माण होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो उसके बेसिस यदि हम देखें तो मेरे पीछे ये चार्ट देख रहे हैं आप, इसी तरह से आपको याद रखना है और इसी तरह से आपको इसको मेंटेन करना है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का वर्गीकरण। किसी भी चीज का यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो उसके अलग अलग बेसिस होते हैं, उसके अलग अलग आधार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार बेसिस है प्लेसेंटा को डिस्क्राइब करने की। सबसे पहला यदि आप आधार देखेंगे तो सबसे पहला आधार है रोपण के आधार पे। ठीक है, अब इससे पहले की स्टूडेंट्स हम ये देखें कि रोपण के आधार पे प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोपण बेसिकली होता क्या है। रोपण का अर्थ होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, वो कहाँ किस भाग में जाके रोपित होने वाला है। ठीक है, कि गर्भाशय में या गर्भाशय के भी किस रीजन में, तो उस बेसिस पे रोपण, उसको बोला है इन्होंने रोपण के आधार पे। तो जो सबसे पहला बेसिस है प्रेजेंटेशन का वो है रोपण के आधार पे। इंग्लिश में क्या देते हैं इसको, देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए लिखा है, जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में याद हो रहा है तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में हो रहा है तो इंग्लिश में कर लीजिए। रोपण के आधार पर अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, की इम्प्लांट किस तरीके से होता है। तो इसमें सबसे पहला है सतही रोपण। सतही का मतलब समझ गए आपकी सतह पे। ठीक है, सुपरफिशियली, इंग्लिश में बोल दिया इसको सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन। सेकंड है अकेंद्रकीय। ठीक है, अकेंद्रकीय, इसेंट्रिक बोल दिया इसने इंग्लिश में, अकेंद्रकीय रोपण। ठीक है, यानी कि किसी केंद्र में, किसी केंद्रकीय भाग में हो रहा है, किसी सेंट्रल लोकेशन में हो रहा है यदि इम्प्लांटेशन। थर्ड है अंतराली रोपण। अंतराली का मतलब होता है अंदर की तरफ, इंटरस्टिशियल बोलते हैं जिससे आप। ठीक है, अंतराली का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ, तो अंतराली रोपण। तो इस तरीके से रोपण के आधार पे कितने प्रकार के प्लेसेंटा हो गए, 3 प्रकार के। ठीक है, ये हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। अभी हमें हमारे चैप्टर में एक एक को डिस्क्राइब करना है, साथ ही साथ एक एक के एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी नेक्स्ट इसके आगे हम एक एक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स कि 3 तरीके के होते हैं रोपण के बेसिस पे। समझा दिया मैंने आपको, सतही रोपण, अकेंद्रकीय और अंतराली। ठीक है, इंग्लिश में भी इसके नाम लिखे हैं। सेकंड हम आ जाते हैं घनिष्ठता के आधार पर। अच्छा भाई, घनिष्ठता क्या होती है? घनिष्ठ मित्र होते हैं आपके, ठीक है, क्लोज फ्रेंड। तो घनिष्ठता का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। जैसे आपके भी मित्र होते हैं, एक तो होता है मित्र और एक होता है घनिष्ठ मित्र। तो घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यानी कि वो प्लेसेंटा जो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट है, यानी कि जिसकी इंटीमेसी बहुत ही ज्यादा है, उसको बोल दिया घनिष्ठता के आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण। तो कितनी प्रकार की घनिष्ठता के आधार पे? पहला है एपाती या अर्ध प्लेसेंटा। दो नाम है बेटा इसके, या तो एपाती या फिर अर्ध प्लेसेंटा। इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉन डेसिडुअस और सेमी डेसिडुअस। क्या कहते हैं? नॉन डेसिडुअस और एक नाम और है इसका सेमी डेसिडुअस। ठीक है, चलिए। सेकंड है पाती प्लेसेंटा। ठीक है, डेसिडुअस प्लेसेंटा। थर्ड है विपरीत पाती, यानी कि जस्ट ऑपोजिट, विपरीत पाती प्लेसेंटा, यानी कि कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। ठीक है, अभी ये क्या है ये आगे हमें चैप्टर में देखना है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रसांकुरों के वितरण के आधार पे। ठीक है, रसांकुरों के वितरण के आधार पे। अब वितरण किसका हो रहा है? रसांकुर का। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज रसांकुर। देखिए, जब भी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे इस तरीके की कुछ फिंगर लाइक जो होते हैं प्रोजेक्शंस रिलीज होते हैं, या फिंगर लाइक या उंगली नुमा प्रवर्ध जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। तो वो रसांकुर कहाँ कहाँ पे वितरित है? ठीक है, रसांकुरों के वितरण के आधार पे, कि उन रसांकुरों का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, इनको कहते हैं विलाइस। क्या कहते हैं इनको? विलाई। और हिंदी में क्या देते हैं? रसांकुर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे 4 तरीके के होते हैं।
पहला है विस्तृत प्रकार। विस्तृत का मतलब समझते हैं आप कि अच्छी तरह से, वेल डेवलप्ड, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज्ड टाइप। सेकंड है बीजपत्री, कॉटिलिडन जानते हैं आप, बीजपत्र नाम से पता चल रहा है कि वह पत्र जो बीज को कवर करके रखेगा, तो बीजपत्री प्रकार का यदि होता है कॉटिलिडिनियस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है मंडलीय क्षेत्रीय प्रकार, मंडलीय जोनरी टाइप, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक जोन है वहीं पे जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है बिंबाब प्रकार, ये तो आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं हम पहले भी, नाम से पता चल रहा है आपको, बिंब के आकार की, ठीक है, डिस्कोइडल। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा बेसिस रसांकुरों के वितरण के आधार पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं औतिकी के आधार पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हिस्टोलॉजी की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्हाट डिड यू मीन बाय हिस्टोलॉजी। देखिए बेटा, एक तो होता है कोशिकीय, एक होता है ऊतकीय। तो आपको पता है जो सेल्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे मिलके एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी या जो भी एनिमल बॉडी है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कोशिकीय स्तर पे यदि हम बात करेंगे तो वो तो कोशिकीय हो गया। यहाँ पे आया है औतिकी के आधार पे। औतिकी का अर्थ होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया के टिश्यू के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी उसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके भी आपके बेसिक 5 हैं। इसको मैंने एक ही लैंग्वेज में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी या इंग्लिश सेम है, हिंदी में पढ़ेंगे तो भी है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन मार्कर से यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी इंग्लिश इसका सेम है। फर्स्ट है इसमें एपीथीलियोकोरियल, सेकेंड है सिंडेस्मोकोरियल, थर्ड है एंडोथीलियोकोरियल, फोर्थ हीमोकोरियल एंड फिफ्थ इज हीमो एंडोकोरियल, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी 5 टाइप है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधार क्या क्या है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वो जो आधार है उसके पीछे जो अर्थ है, जैसे यहाँ पे रोपण था या रसांकुर था या औतिकी था, तो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। यदि आप इनका मतलब यदि आपको समझ में आ जाएगा तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो कोरियल वाले जो प्लेसेंटा थे क्या वो रसांकुर में थे या इसमें थे, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होगा तो अपने आप जो है उसको डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे, अब इतने सारे एक साथ देखना तो पॉसिबल है नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे रोपण और घनिष्ठता के आधार पे, ठीक है। बाकी के बचे 2 ये हम कल की क्लास में देख लेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे रोपण के आधार पे प्लेसेंटा एज वेल एज घनिष्ठता के आधार पे प्लेसेंटा। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है रोपण के आधार पे। रोपण के आधार पे अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के जो होते हैं वो प्लेसेंटा डिस्क्राइब किए थे मैंने अभी आपको। सबसे पहले है सतही रोपण। जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की सतही की, सतही का मतलब होता है सतह पे, सुपरफिशियली, कंप्लीटली नहीं, सुपरफिशियली, ठीक है, यानी कि सरफेस पे ही। तो इस तरीके का रोपण क्या होता है देख लेते हैं। इस तरह के रोपण में माता के गर्भाशय, मतलब जो भ्रूण होता है, जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है, वो माता के गर्भाशय की मुख्य गुहा में ही स्थित रहता है, धसा हुआ नहीं रहता, ठीक है। यदि धसा हुआ होगा तो उसे क्या कह देंगे, अंतराली रोपण कह देंगे। यदि धसा हुआ नहीं है कोई भी चीज, यदि किसी भी चीज के अंदर फिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सुपरफिशियली इसके साथ में अटैच्ड है, यानी कि बाहरी रूप से आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये गर्भाशय की गुहा में फिक्स्ड है, लेकिन वो है नहीं, एक्चुअल में वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के रोपण में क्या होता है, माता के गर्भाशय की मुख्य गुहा में स्थित तो रहता है किंतु धसा हुआ नहीं रहता। इस प्रकार के प्लेसेंटा को कहते हैं सतही रोपण प्रकार का प्लेसेंटा, जिसमें जो रोपण हुआ है वो ओनली सतह पर ही हुआ है। किसकी सतह पर, गर्भाशय की सतह पर। इस तरह का प्लेसेंटा एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने आपको कि किस किस में देखने को मिलता है, जितने भी आपके मांसाहारी प्राणी होते हैं और स्पेशली बंदरों में इस प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। सेकंड आ जाते हैं हम अकेंद्रकीय रोपण। अकेंद्रकीय, अ लग गया, दैट मीन्स अनुपस्थित, यानी कि केंद्र में नहीं होता है, केंद्र के थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो इसको हमने कह दिया अकेंद्रकीय रोपण। लिख दिया है मैंने कि इस प्रकार के प्लेसेंटा में
जो भ्रूण हो रहा होता है, विकसित हो रहा भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय की मुख्य गुहा से विकसित, ये एक जेबनुमा यानी कि एक पाउच दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से वलन, देखिए बेटा ये यहाँ तो स्ट्रेट था, ये यहाँ पे इसने इस तरीके का वलन बना लिया, तो इस तरह जेबनुमा जो गुहा होती है, ये जो पॉकेट दिख रही है आपको, इस तरीके से ये इसके अंदर धंसा हुआ रहता है, जिसको हमने क्या कह दिया, अकेंद्रकीय रोपण। क्या कह दिया, अकेंद्रकीय रोपण। इस तरीके का जो प्लेसेंटा है वो किन में मिलता है, गिलहरी तथा चूहे में, ये आपको याद रखना है। नाउ थर्ड वन, अंतराली रोपण। अंतराली का मतलब मैंने आपको बताया था, अंतराली का मतलब होता है बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ, एकदम फिक्स। तो अंतराली रोपण में क्या होता है कि गर्भाशय जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है वो गर्भाशय की भित्ति में धंस कर, यानी कि एकदम अच्छे से फिक्स्ड होकर गहरे संपर्क, कोई भी चीज यदि किसी चीज के अंदर यदि अच्छे से फिक्स्ड है तभी वो उसके साथ में अच्छे से कांटेक्ट कर पाएगी, अच्छे से कांटेक्ट में रह पाएगी। तो गर्भाशय की भित्ति में धंसकर गहरे संपर्क रखता है, यानी कि हाईली कनेक्टेड रहता है। इस प्रकार के प्लेसेंटा को क्या देते हैं, अंतराली रोपण प्रकार का प्लेसेंटा। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि गहरे संपर्क स्थापित कर रहा है, तो एक तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा मिलता है, अंतराली रोपण प्रकार का। यानी कि मनुष्य में रोपण किस प्रकार का होता है, अंतराली अर्थात इंटरस्टिशियल टाइप का, जिसमें गर्भाशय की भित्ति में अच्छे से एकदम फिक्स्ड हो जाता है और वहीं से सारा न्यूट्रिशन जो है उसको प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्लेसेंटा है वो किन किन में मिलता है, गिनी पिग में, हैजहॉग में और मनुष्य में। ठीक है, सबसे बेस्ट आपको याद रखना है कि मनुष्य में। अब ये तो हो गई रोपण के आधार पे प्लेसेंटा का डिस्क्रिप्शन, की रोपण के आधार पे यदि प्लेसेंटा को हम डिस्क्राइब करें तो ये बेसिक 3 टाइप हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है घनिष्ठता के आधार पे। अब घनिष्ठता का मतलब क्या होता है, घनिष्ठता का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो भ्रूणीय ऊतक और जो मात्रक ऊतक होते हैं उनके बीच में कितने गहरे संबंध है, उसी को बोलते हैं घनिष्ठता के आधार पे। तो यदि घनिष्ठता के आधार पे यदि हम बात करें तो घनिष्ठता के आधार पे ये 3 जो है आपके बेसिस, ये 3 तरह के प्लेसेंटा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपाती या अर्ध प्लेसेंटा। अपाती का अर्थ क्या होता है, देखिए लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो रोपण होता है, अर्थात समझिएगा मेरी बात को, कि अपाती प्लेसेंटा में जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है सुपरफिशियल टाइप का। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि धसी हुई नहीं होती है, केवल ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। तो जो रोपण होता है वो सतही प्रकार का होता है तथा शिशु के जन्म के समय जो रसांकुर होते हैं वो गर्भाशय की भित्ति से इजीली सेपरेट हो जाते हैं, इजीली सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब कोई भी जो हार्डवर्क है या कोई भी जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो देखने को नहीं मिलती है। अब इजीली सेपरेट हो जाते हैं तो रक्तस्राव होगा क्या, नहीं। यदि कोई भी चीज आसानी से शरीर से अलग हो गई है तो वहां पे रक्तस्राव होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अपने आप टूट गई है। ठीक है, जिस तरह से आपके नेल्स यदि आप देख ले तो नेल्स आपके टूट जाते हैं, ठीक है, तो उसमें तो ब्लड का लॉस होता नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से जो रसांकुर होते हैं वो गर्भाशय की भित्ति से प्रसव के समय, ये कार्य कब हो रहा है, जब बेबी का डिपार्चर हो रहा है बॉडी के बाहर, तो उस टाइम क्या होता है कि आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं, तो रक्तस्राव होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, क्योंकि इजीली कोई भी काम हो गया तो वहां पे रक्तस्राव नहीं होगा। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इस तरीके के जो प्लेसेंटा होते हैं वो किन किन में देखने को मिलते हैं, जो आपके पिग होते हैं, गाय, भैंस तथा जितने भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। अब जुगाली करना समझते हैं आप कि जो खाना हम खाते हैं, हम तो जुगाली करते नहीं, जुगाली करने का मतलब होता है जो भी फूड आपने अपनी बकल कैविटी में लिया, माउथ में लिया, उसको लेने के बाद में काफी टाइम तक आप उसको मुंह में रखते हैं, चबाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं जुगाली करना। तो जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार का प्लेसेंटा मिलता है, अपाती या अर्ध प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हम पाती प्लेसेंटा। अब ये तो अपाती था, ये हो गया पाती प्लेसेंटा। ठीक है, तो पाती प्लेसेंटा में क्या होता है, देखिए क्लियरली मैंने लिखा हुआ है कि भ्रूणीय व मात्रक ऊतक में गहरे संबंध होते हैं, अर्थात जो भ्रूणीय ऊतक होते हैं और जो मात्रक ऊतक होते हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो बॉन्ड होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज बॉन्ड होता है, यानी कि हाईली कनेक्टेड रहते हैं। संबंध इतना अधिक होता है कि गर्भाशय की भित्ति से, यानी कि जब डिपार्चर होता है बेबी का, ठीक है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं प्रसव, ठीक है, या इंग्लिश में कह दीजिए आप बेबी की डिलीवरी, तो डिलीवरी के समय जो बेबी का डिपार्चर होता है बॉडी से बाहर, वो इतना ज्यादा अटैच्ड होती है मात्रक ऊतक के साथ में कि जो प्लेसेंटा होती है वो भी बॉडी से बाहर आ जाती है।
ठीक है, समझ गए आप इस बात का मतलब कि संबंध यानी कि जो कनेक्टिविटी, जो बॉन्ड होता है वो इतना अधिक गहरा होता है कि वो प्लेसेंटा को भी अपने साथ बॉडी के बाहर ले आता है। इस प्रकार की प्लेसेंटा को कहते हैं पाती प्लेसेंटा। तो रक्तस्राव होगा, बिल्कुल होगा, यदि इतना ज्यादा कनेक्शन है और यदि वो प्लेसेंटा को भी बाहर ले आ रहा है भित्ति को ब्रेक करके, तो रक्तस्राव डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, और इस तरह की प्लेसेंटा आप क्लियरली आप ट्रू प्लेसेंटा देख सकते हैं क्योंकि वो भी बॉडी के बाहर आ जाती है, इतनी ज्यादा कनेक्टेड वो होती है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इस तरीके का प्लेसेंटा देखने को मिलता है खरा होता है बेटा खरगोश में, कुत्ते में, बिल्ली में और मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में भी ड्यूरिंग जो डिलीवरी होती है तो जो ब्लड लॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट विपरीत पाती। नाम से ही पता चल रहा है आपको, विपरीत पाती का मतलब है कि पाती के विपरीत, अर्थात जो पाती प्लेसेंटा था उसके विपरीत। अब विपरीत की कंडीशन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। विपरीत की कंडीशन यहाँ ये है बेटा कि इस तरह के प्लेसेंटा में तो क्या था कि जो प्लेसेंटा था वो भी बॉडी से बाहर आ रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज कि रक्तस्राव बहुत ज्यादा था। सेम चीज है, यहाँ पे भी रक्तस्राव होगा क्योंकि यहाँ पे भी भ्रूणीय ऊतक और मात्रक ऊतक के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत अच्छे गहरे संबंध है। ठीक है, बहुत अच्छे से वो कनेक्टेड है। लेकिन इसमें और इसमें जो बेसिक अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है जिसके वजह से इसको हमने विपरीत पाती बोला, वो ये है बेटा कि इस तरह के जो प्लेसेंटा थी उसमें तो प्लेसेंटा बाहर आ रही थी, लेकिन इस तरीके की प्लेसेंटा शरीर से बाहर नहीं आती है, अपितु उसे शरीर के अंदर ही सोख लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बेबी का डिपार्चर हो गया और जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे बॉडी के द्वारा ही सोख ली जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो पैरामील्स और टेल्पा में इस प्रकार की प्लेसेंटा देखने को मिलती है। ठीक है, जितने भी तरह की प्लेसेंटा पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार की प्लेसेंटा मिलती है। तो रोपण के आधार पे मनुष्य में मिलती है एकेंद्रकीय प्लेसेंटा, ठीक है, सॉरी अंतराली प्लेसेंटा, और घनिष्ठता के आधार पे जो मनुष्य में मिलती है वो होती है आपकी पाती प्लेसेंटा। तो ये आपको याद रखना है कि मनुष्य में हर चीज को आपको खुद से रिलेट करके चलना है कि कोई भी चीज यदि उपस्थित है तो हमारे अंदर कैसी उपस्थित है। तो हमारे अंदर किस प्रकार की प्लेसेंटा है, घनिष्ठता की बात करें तो पाती प्रकार की, और यदि रोपण की बात करें तो अंतराली रोपण प्रकार की। ठीक है, अब जो तीसरा आधार है प्लेसेंटा के वर्गीकरण का, जो तीसरा आधार है वो है भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण के आधार पे। रसांकुर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उस समय कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध की रचना होती है। उन उंगली नुमा प्रवर्धों को हिंदी में कहते हैं रसांकुर, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोविलाइट्स। ठीक है, तो उनका वितरण यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस एरिया में है, कैसे कैसे है, उसके आधार पे भी प्लेसेंटा को कैटेगराइज किया गया है। तो भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण के आधार पे 4 प्रकार के आपके जो है भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण के आधार पे प्लेसेंटा 4 प्रकार के देखे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम विस्तृत प्रकार, डिफ्यूज टाइप। विस्तृत का मतलब ही हिंदी में क्या बोलते हैं आप, पूरी तरह से, कंप्लीटली। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे कि पूरे एलेंटोकॉरियोन पर रसांकुरों का जो वितरण होता है वो समान रहता है। दैट इज वाई इसको हमने क्या कह दिया, विस्तृत प्रकार का। ठीक है, विस्तृत का मतलब होता है कंप्लीटली, अच्छे से। ठीक है, तो पूरे एलेंटोकॉरियोन पर रसांकुरों का जो वितरण होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अर्थात समान होता है। ये देख रहे हैं आप कि देख लीजिए ये डॉट डॉट मैंने लगाई है, ये डॉट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाइट्स, यानी कि विलाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली पूरे में समान रूप से है, कहीं भी ज्यादा या कम नहीं है। इस प्रकार के जो प्लेसेंटा है उसे हम कहते हैं विस्तृत प्रकार की प्लेसेंटा या विस्तृत प्रकार का जो है भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण का आधार। चलिए अब यदि हम एग्जाम्पल की बात करें कि इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो किन किन में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपके पिग्स में और घोड़े में। पिग्स और घोड़े यानी कि सुअर और घोड़े में इस प्रकार की जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जिसमें रसांकुरों का वितरण इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थात समान रूप से उपस्थित रहता है। सेकंड आ जाते हैं हम बीज पत्री प्रकार का, यानी कि बीज पत्र के रूप में, यानी कि कहीं कहीं। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये देखिए छोटे छोटे समूहों के रूप में क्लियरली दिख रहा है आपको। तो ये छोटे छोटे समूह कैसे हैं, बीज पत्र की तरह दिख रहे हैं, कॉटिलिडन की तरह दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉटिलिडनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, इस तरह के प्लेसेंटा में देखें आप एलेंटोकॉरियोन पर रसांकुर जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों के रूप में वितरित रहते हैं इस प्रकार से। और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार की जो प्लेसेंटा होती है वो देखने को मिलती है भेड़ और हिरण में। किसमें, भेड़ और हिरण में। क्लियरली दिख रहा है आपको।
आपको कि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जबकि इसमें इस तरह से छोटे छोटे समूहों के रूप में जो रसांकुर होते हैं वो इस तरीके से वितरित हो जाते हैं या इस तरीके से स्टैब्लिश हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इस प्रकार को बोलते हैं हम बीजपत्री प्रकार का, क्योंकि ये बीजपत्र के रूप में छोटे छोटे समूहों के रूप में कलेक्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम बिंबाक प्रकार। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा बिंब का अर्थात डिस्क का। तो देखिए आप, ये डिस्क बन रही है, बना दी मैंने आपको, ठीक है। तो ये डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो जब जो भी आपके रसांकुर हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि जो उनका अरेंजमेंट है वो डिस्क लाइक अर्थात बिंब के आकार का नजर आने लगता है। तो इस प्रकार की प्लेसेंटा को कहते हैं हम बिंब के प्रकार का जो है वो प्लेसेंटा या बिंब के प्रकार का भ्रूणीय रसांकुरों का वितरण, यानी कि भ्रूणीय जो रसांकुर होते हैं वो उस तरीके से बिंब के रूप में आके एकत्रित हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसको कह दिया बिंबाक प्रकार का। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो बिंब का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, अर्थात जो डिस्क बन रही है बेटा, वो डिस्क भी दो तरीके की बनती है। उस डिस्क का फॉर्मेशन भी दो तरीके से होता है, या तो एक या एक से अधिक, दो। तो यदि एक तरीके का होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोडिस्कोइडल, अर्थात एक बिंबाक प्रकार का, ठीक है। और यदि वो डिस्क दो बन रही है, यानी कि भ्रूणीय रसांकुर मान लीजिए यहाँ भी बन गए और यहाँ भी डिस्क के रूप में बन गए, तो उसको हम बोल देंगे डाई डिस्कोइडल। क्यों? डाई का मतलब दो, डिस्कोइडल का मतलब डिस्क का फॉर्मेशन। तो यदि डिस्क का फॉर्मेशन दो बार हो रहा है तो उसे कह दिया डाई डिस्कोइडल, ठीक है। और यदि एक बार हो रहा है तो उसे कह दिया मोनोडिस्कोइडल। अब क्योंकि डिस्क का फॉर्मेशन भी एक या दो बार हो रहा है तो एग्जाम्पल भी आप अलग अलग देखेंगे। तो यदि डिस्क का फॉर्मेशन एक ही बार हो रहा है तो उस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो देखने को मिलेगा चूहे में, चमगादड़ तथा मनुष्य में अर्थात ह्यूमन बीइंग में। और यदि दो बिंब बन रहे हैं तो उस तरीके का प्लेसेंटा देखने को मिलेगा बंदरों में। कारण के आधार पे बात करें तो मनुष्य में मिलता है बिंबाक प्रकार का, और बिंबाक में भी मोनोडिस्कोइडल अर्थात एक बिंबाक प्रकार का, यानी कि भ्रूणीय जो रसांकुर होते हैं वो एक बिंब का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसे हम कह देते हैं एक बिंबाक प्रकार का रसांकुरों का वितरण। चलिए जो लास्ट है वो है मंडल क्षेत्रीय। मंडल क्षेत्रीय का मतलब होता है बेटा कि किसी भी एक क्षेत्र में आके भ्रूणीय रसांकुरों का कलेक्ट हो जाना, यानी कि किसी एक विशेष स्पेसिफिक जोन में, इंग्लिश में कहते हैं इसको जोनरी, हिंदी में कहते हैं मंडल क्षेत्रीय। मंडल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे मंडल यानी कि कोई ग्रुप में है, और क्षेत्रीय अर्थात किसी एक क्षेत्र से रिजेंबल कर रहा है, किसी एक क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में क्या होता है, रसांकुर एक निश्चित वलय में उपस्थित, ये एक रिंग फॉर्म करते हैं, एक निश्चित वलय में उपस्थित होते हैं तथा ये वलय ब्लास्टोसिस्ट के मध्य में देखने को मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ब्लास्टोसिस्ट के मध्य में देखने को मिल जाती है। इसे ही हम कहते हैं जोनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण के आधार पे जो चौथा प्रकार है वो है मंडल क्षेत्रीय प्रकार। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इस प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है कुत्ते तथा बिल्ली में, ठीक है। चलिए अब ये आज मैंने आपको आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया तीन तरह के बेसिस पे, ठीक है। तीन बेसिस पे हमने प्लेसेंटा का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा रोपण के आधार पे, दूसरा पढ़ा घनिष्ठता के आधार पे, और अब ये हमने पढ़ लिया भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण के आधार पे। अब चौथा जो हमारा आधार बचा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, औत्तिकी के आधार पे। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे औत्तिकी के आधार पे प्लेसेंटा का वर्गीकरण और एज वेल एज प्लेसेंटा का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। और इसी के साथ साथ कल हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। हर वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जितने भी प्लेसेंटा के टाइप आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसमें स्पेशली आपको मनुष्यों में किस प्रकार का प्लेसेंटा देखने मिलता है वो आपको याद रखना है। रोपण के आधार पे अंतराली रोपण के आधार अंतराली वाला मिलता है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें यदि आप बात करें तो उसमें पाती प्रकार का मिलता है, और भ्रूणीय रसांकुरों के आधार पे जो मिलता है वो मोनोडिस्कोइडल अर्थात एक बिंबाक प्रकार का मिलता है। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं स्टॉप करूंगी।